सेतु प्रकाशन समूह के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सेतु प्रकाशक द्वारा घोषित सेतु पांडुलिपि पुरस्कार का द्वितीय पुरस्कार राजू शर्मा की पांडुलिपि मति भ्रम को प्रदान करते हुए सेतु प्रकाशक गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हिंदी के विशिष्ट रचनाकारों में एक राजू शर्मा अपने समय और समाज को गहरी प्रतिबद्धता से रेखांकित करते हैं। और प्रदान करते हुए अमिता पांडे सेतु प्रकाशन विलंब की रविंद्र पाठी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि मंच पर क्या आप आए और इस उपन्यास के संदर्भ में अपनी बात रखें। रविंद्र पाठी जी। ममता जी और राजू शर्मा जी और मित्रों, सवाल कई पूछे गए और अच्छा हुआ कि मुझसे नहीं पूछा, लेकिन नहीं भी पूछा तो जो मैं जवाब देता, शुरुआत जहां से करता वो कर देता कि मुझे जब वक्ताओं से सवाल पूछ रही तो मुझे गालिब का वो शेर याद आ रहा। शेर को मैं ठोक देता हूँ। मैं इसलिए ठोक रहा हूँ, ठोक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आजकल लोकशाही में ठोकशाही है और इसमें भी शेर, राजू शर्मा जी बहुत शेर ठोके हैं। इसमें अक्सर जो शेर आते हैं और बड़े अच्छे मौजूद जिसको कहते हैं वो है। तो गालिब का वो शेर है कि क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो असल में सवाल एक है, लेकिन सवाल जब एक लेकर चलेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि कई सवाल हैं। कोहे तूर सबको अलग अलग जवाब मिलेंगे। ये उपन्यास दरअसल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हालांकि वो मेरा प्रिय शब्द नहीं है, लेकिन मेटा नॉवेल, जिसके लिए ज्यादा सटीक शब्द गुनाह ने पहले ही कह दिया, बृहद कथा है। ये उपन्यास एक बृहद कथा है। इसमें नौकरशाही है, राजनीति है, इसमें मर्डर मिस्ट्री है, मतलब हत्या की कथाएं हैं, इसमें जिसको कहते हैं कि नाटक की दुनिया है, नाटक और रंगमंच की दुनिया है, इसमें मतलब जिसको हम कहते हैं स्त्री पुरुष के आकर्षण के बहुत सारे, इतना अच्छा जिसको कहते हैं कि पहली बार शायद हिंदी उपन्यास में आया होगा कि इतने अच्छे जिसको कहते हैं यौन प्रसंगों के इतना अच्छा चित्रण है जो वास्तविक होते हुए भी कहीं वल्गर नहीं होता। इतनी चीजें हैं इसमें। आपको एक सवाल पूछिए, आपको 10 जवाब मिलेंगे। एक गुनाह के बृहद कथा की तरह, वही मुझे एकमात्र मेटाफोर इसका सही लग रहा है। लेकिन जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसा मैं कह चुका हूँ कि एक बृहद कथा है, ये उपन्यास जिसको कहते हैं कि 1984 उपन्यास और ब्रेव न्यू वर्ल्ड, डिस्टोपिया, तो स्वप्न, इसका उपन्यास भी है। क्योंकि देखिए पूरे दुनिया में 1984 लिखा गया था तो उस समय कहा जाता है कि 2 चीजें कही जाती हैं उसके बारे में कि वो तो सोवियत सत्ता के संदर्भ में लिखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो जो मीडिया वर्ल्ड था यहाँ का, इंग्लैंड का, BBC पार्टिकुलरली, उसके बारे में लिखा गया था। लेकिन दोनों उपन्यासों में, और जिसका उल्लेख है इसमें संदर्भ भी आता है 1984 का और ब्रेव न्यू वर्ल्ड का, कि कैसे हम स्वप्न दिखाते हैं पर आखिरकार वह स्वप्न जो है वो दुस्वप्न में बदल जाता है। दुस्वप्न का एक, जहां तक मुझे याद है, मैं सारे उपन्यास हिंदी के नहीं पढ़ा हूं, पर जो सबसे प्रामाणिक उपन्यास इसके पहले जो मुझे दुस्वप्न का लगा था वो है रात दरबारी। उसमें एक आता है बहुत ही शेरनुमा चीज, हालांकि बहुत कमजोर है शेर के रूप में, पर बड़ा मेटाफोरिकल है कि क्या बात है, रामाधीन भीखम खेड़वी का, खोलने चले थे कॉलेज, खुल गई आटे की चक्की। वही हो गया है हमारे राष्ट्र राज्य का। जो नेशनल स्टेट जो बनाया था, जिसका सपना भारतीय स्वतंत्र संग्राम में देखा गया था, वो अंततः क्या बन गया है? एक टेरर स्टेट बन गया है, एक फेक स्टेट बन गया है। ये लोक कल्याणकारी राज्य नहीं है। लोक कल्याण के नाम पर क्या हुआ,
आप कोरोना और कोविड के जमाने में देख चुके हैं जिस पर क्या लंबा वृतांत है इसमें। तो ये जो उपन्यास है डिस्टोपिया का, इतना विशद चित्रण मैंने तो हिंदी उपन्यासों में नहीं पढ़ा है, हो सकता है कुछ लोगों ने लिखा भी हो। मेरी बातचीत हो रही थी अभी, आज के एक और समकालीन उपन्यासकार हैं चंदन पांडे, बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं। तो जब मैंने फेसबुक पर पोस्ट लगाया कि मैंने इस उपन्यास को पढ़ लिया, बहुत अच्छा है, तो चंदन ने मुझे फोन किया, कैसे पढ़ लिया, मुझे जल्दी बताइए, मैं कहाँ से लूँ। मैंने कहा वो तो अमिताभ राय को फोन करना, मेरे पास तो अभी उसका PDF आया है, वहीं पर पढ़ के मैंने खत्म किया है। तो इनकी दूसरी रचनाओं के बारे में चंदन मुझे बताते रहे, और मैंने इनका एक ही उपन्यास पढ़ा है इसके पहले, कक गैर रातन, उस पर मैंने एक फेसबुक लाइव भी किया था कोरोना के दिनों में। उसके भी बहुत सारे मतिभ्रम शब्द उसमें भी आता है। मतिभ्रम लगता है कि राजू शर्मा जी का केंद्रीय शब्द है, वो उस उपन्यास में मतिभ्रम कई जगह आता है। इसमें मतिभ्रम डेल्यूजन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्योंकि डेल्यूजन सिर्फ चरित्रों का नहीं है, डेल्यूजन हम सबका है, हम भारत के लोग का है, जिसकी हम संविधान में जिसकी व्यवस्था दी गई है, जिसके बारे में कहा गया हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग आज कहाँ हैं? इस सवाल का जवाब जानना है आपको विस्तार में, तो आप मतिभ्रम अवश्य पढ़िए। क्योंकि मुझे इधर के वर्षों में लिखा गया ये हिंदी का मुझे श्रेष्ठ उपन्यास लगा। जैसा कि अभी कुछ बातें कही गई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें इतना मेटा, इसमें इतने तरह के नैरेटिव हैं, इतनी तरह की आख्यायिकाएं हैं। ब्यूरोक्रेसी, जैसे मैंने ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, स्त्री पुरुष के बीच में जो रिश्ते हैं, बड़े जो जिसको बहुत यौन रिश्ते हम कह सकते हैं, वो हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें सामान्य आदमी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, किस तरह से नफरत की चीज फैलती जा रही है हिंदुस्तान में। कोई लेना देना आपका नहीं है, आपके होने से, आपके निहित स्वार्थ से भी उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक ऐसी दुनिया बन रही है जिसमें सामान्य वर्ग, जो जिसको हम कहा जाते हैं सबसे नीचे पायदान पर रहता है, प्रहलाद जिसकी चर्चा हुई है, उसको कोई गिला शिकवा निजी रूप से नहीं है। कभी उसको शील ने जो है सो ऐसा प्रताड़ित नहीं, बोल करके भी नहीं किया, हमेशा उसकी मदद की निजी स्तर पर। लेकिन उसके भीतर एक गुस्सा बढ़ता जाता है। वह गुस्सा क्यों बढ़ता है? वह गुस्सा बढ़ रहा है कि इस देश में अभी जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो आख्यान रचाया जा रहा है कि कौन हमारा दुश्मन है और किसको हमें चुनाव में जीतना नहीं, चुनाव में किसी लोगों को हराना है, बार बार इसका अलग अलग शब्दावली में इसका उल्लेख होता है, उसका शिकार हो गया। उसका जो दर्द है वो वैयक्तिक नहीं है, निर्वैयक्तिक है। और उसको इतने डिटेल में इन्होंने, राजू शर्मा जी ने अपने उपन्यास में दिखाया है, उसको प्रस्तुत किया है कि कई जगह पर रुक रुक के पढ़ना पड़ता है। इनका जो कट गैर इराकन था उसमें भी ब्यूरोक्रेसी है, पर उसमें राज्य स्तर की ब्यूरोक्रेसी, राज्य स्तर की नौकरशाही है, और जिला स्तर और राज्य स्तर की मतलब उत्तर प्रदेश की है। पर इसमें वो राष्ट्रीय स्तर पर आ गया है, इसका माहौल बदल गया है। और एक और बड़ी बात, जैसे मैंने मेटा नैरेटिव के बारे में कही, इसमें कई शहरों के आख्यान है। दिल्ली के बारे में बताया कि मोती बाग का, पर इसमें लखनऊ भी बहुत है लखनऊ का वृत्तांत। और मैं अगर और दूसरा रूपक इस उपन्यास के बारे में कहूं तो ये लखनऊ की भूल भुलैया भी है। उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, वो लखनऊ के भूल भुलैया वाली है, क्योंकि आप उसमें प्रवेश करते हैं एक दरवाजे से और आपको निकल नहीं पाते, आप फिर दूसरे तीसरे आप अंत में भौचक रहते हुए किसी प्रकार जो आपका वो जो ले जाता है आपको, जो वहां गाइड, उसके सहारे ही आप, क्योंकि वो बीच में चालाकी से छोड़ देता है, जब आप आगे निकल रही है, बहुत आगे है, आप निकल नहीं पाते, फिर वही मदद के लिए आता है। तो ये भूल भुलैया है, उसका स्ट्रक्चर जो है लेबिरिंथ का है। मुझे लगता है कि इतना अच्छा लेबिरिंथ का उपन्यास भी जो है हिंदी में तो मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने
हारुकी मुराकामी मेरे बड़े प्रिय उपन्यासकार हैं, और जब मैंने जिक्र किया 1984 का और ब्रेव न्यू वर्ल्ड का, तो मुराकामी जो जापानी उपन्यासकार हैं, उनका एक उपन्यास है 1Q84। जापानी में 1984 को 1Q84 कहते हैं। 1300 पृष्ठ का उपन्यास, 1300 पेज। अमूमन मैं एक उपन्यास में 20-22 पेज रोज पढ़ पाता हूँ, उससे ज्यादा, लेकिन उस 1300 पेज के उपन्यास को मैंने 13 दिनों में, रोज लगभग 100 पेज, इतना मुझे उस उपन्यास ने पकड़ लिया कि 13 दिनों में मैंने उसे खत्म किया, 100 पेज रोज पढ़ते हुए। तो जो कल्पना है एक डिस्टोपिया की, जो स्वप्न की जो कल्पना है, और भी उपन्यास लिखे गए हैं दुनिया में। मुझे तो चूंकि मैंने 1Q84 कोरोना में पढ़ा था, तो कुछ न कुछ और काम था नहीं घर से निकलने के लिए, लेकिन उससे भी मैं 13 दिन में पढ़ गया था उसको। तो ये जो दुस्वप्न का जो मामला है पूरी दुनिया में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही हो रहा है। ये सार्वदेशिक है, सार्वजनिक है, इंटरनेशनल है। जर्मनी में तो हो ही चुका है, सोवियत संघ, पुराने सोवियत संघ में भी हो चुका है। एक कई देशों का इतिहास आप पढ़िए, वहां हो रहा है और होने जा रहा है। तो आगे भी इस तरह की, अभी तो एम्स्टर्डम में भी जो है नीदरलैंड, वहां से भी इस तरह के, वहां एक नेता के भी वक्तव्य आए थे जो वहीं उधर ही जा रहे हैं, मतलब वो डिस्टोपिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो है। दूसरा और प्रसंग मैं कहूं, मतलब एक है इसमें नाटक की दुनिया। नाटक के दुनिया का मतलब है कि जो रंग का कर्म की दुनिया है, रंगमंच की दुनिया है, वहां नाटक कैसे सिलेक्शन किया जाता है, कैसे चयनित किया जाता है, कैसे एक मंडली कैसे बैठती है। एक उपन्यास आया था हिंदी में सुरेंद्र वर्मा का, मुझे चांद चाहिए, वो भी अच्छा था और मुझे तो बहुत पसंद है वो उपन्यास। पर उसका तेवर, उसमें जो रंगमंच हो इससे अलग है। इसका जो रंगमंच है, इसमें जो रंगमंच की दुनिया है, वो रंगमंच की दुनिया तो है ही, साथ ही साथ उसमें व्यक्ति और समाज, जो नाटक के अभिनेता हैं या नाटक का निर्देशक है, उसकी दुनिया के साथ साथ जो समानांतर समाज में हो रहा है, उसकी दुनिया भी है। और हत्या ही, जैसा कि कई लोगों ने बताया कि शील की जो हत्या ही हुई है वो नाटक करने के दौरान हुई, जो कि नाटक उसी का लिखा हुआ चल रहा था। और जो निधि नाम की दूसरी पत्रकार हैं, उसकी हत्या भी वही हॉल में होती है। इसका हत्यारा तो प्रहलाद था जो शील है, पर निधि का हत्यारा कौन है इसका राज नहीं खुलता। और ये एक तरह से अनुमान के लिए छोड़ दिया है। अनुमान मतलब आपको ये नहीं है कि आप समझ लीजिएगा कौन, मर्डर मिस्ट्री नहीं आया था क्रिस्टी वाले की, दिस सस्पेक्ट इज द रियल कल्प्रिट। मतलब इतने फोर्सेस हैं कि जो उसकी हत्या करा सकते थे। उसके परिवार जहां काम करती है, कोई राज्य भी हत्या करा सकता था। तो कोई निधि नाम की जो महिला है, वो भले एक बड़े मीडिया घराने के लिए काम करती है, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक स्वतंत्रता की चेतना भी है। वो स्वतंत्रता की चेतना उसको पिता, अपने परिवार, अपनी सौतेली माँ, सौतेली बहन, इस सब से भी उसको जोड़ता है उसको। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये उपन्यास, जैसा से मैंने शुरू किया था, एक मेटा नैरेटिव या बृहद कथा है। अगर आप इसको सिर्फ एक कथा के रूप में पढ़ेंगे तो उसमें उतना मजा नहीं आएगा। देखिए मित्रों, एक आस्वाद भी जो है ना, वो समस्या ये होती है, क्योंकि वक्त के साथ आप देखते हैं कि कुछ उपन्यास आते हैं। मनोज जी आप जमाई ले रहे हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं जल्दी खत्म कर देने वाला हूं। तो मैं कह रहा, आस्वाद भी, जब कोई नई रचना आती है तो आस्वाद की समस्या भी पैदा करती है। तो जो उपन्यास के जो पुराने पाठक होते हैं, हर पाठक एक समय के बाद पुराना पाठक हो जाता है, तो वो भी जो है उनके लिए भी समस्याएं हैं। फिर भी इस सब के बावजूद ये उपन्यास बहुत अच्छा है। मैं राजू शर्मा जी को बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि भविष्य में भी वैसे इस तरह की बृहद कथाएं लिखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।